एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो हम लोग कर रहे थे प्रैक्टिस सेट यूथ पब्लिकेशन का। ठीक है, तो उसमें से मुझे ना ये सेट नंबर 8 बहुत ही रिलेवेंट लगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे, है ना, और देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका जनरल अवेयरनेस। इसमें 10 क्वेश्चंस हैं, देखते हैं वो 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अनंत राज सागर टैंक वॉज बुल्ट बाई द डैश रूलर्स। कौन से रूलर्स ने इसे बनवाया था? अनंत राज सागर जलाशय का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? अच्छा, चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है ये है विजयनगर, या फिर चोलाज ने, या मराठास ने, या पालाज ने। किसने करवाया था ये? तो ये जो अनंत सागर टैंक है या जलाशय है, इसका निर्माण कराया था विजयनगर साम्राज्य ने। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने के लिए। ये कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हरिहर एवं बुक्का ने करवाया था। ये दोनों क्या थे? भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी राजधानी, ये जो विजयनगर है इसकी राजधानी क्या है? तो क्या है? हम्पी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि ये कौन सी नदी पे स्थित है? कई सारे प्रैक्टिस सेट में मैंने देखा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये तुंगभद्रा नदी पे स्थित है, ठीक है। भाषा क्या है? तो इस यहाँ की भाषा क्या थी? तेलुगु थी। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो अभी आपने पढ़ा कि अनंत सागर जो जलाशय है इसका निर्माण किसने कराया था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका निर्माण कराने वाले कौन थे? कृष्णदेव राय, ठीक है। किस लिए करवाया था इन्होंने? तो सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में। अच्छा, ये जो ये अनंत राज सागर है ये कौन से नदी पे है? तो ये पेन्नार नदी में जाके गिरता है और निर्माण इसका मालदेवी नदी पर कराया गया था। तो यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेज इन इंडियन हिमालय। हिमालय से जो निकलने वाली नदी है इनमें से कौन सा है? क्या वो गंडक है, या यमुना है, या फिर आपका घाघरा है, या कोसी है? कौन सा है इसमें से? ऑप्शन सी जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो यमुना है ना वही ये निकलती कहाँ से है? ये यमुनोत्री से निकलती है, जो कि उत्तराखंड भारत में है, जो हिमालय का पार्ट है। कोसी कहाँ से निकलती है? तो ये नेपाल से निकलती है, गोसाई थान चोटी से। गंडक जो है वो नेपाल से, और घाघरा जो है वो तिब्बत से, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। तो मेन क्या है? ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। हिमालय से निकलने वाली नदी कौन है? यमुना है, जो कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री। और ये कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में है। इस क्वेश्चन आपसे पूछा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज द गुरु ऑफ पंडित रविशंकर। निम्न में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? बिस्मिल खान थे, या फिर अली अकबर खान थे, या अहमद अली खान थे, या अलाउद्दीन खान थे? इनमें से कौन थे? आपने सुना होगा पंडित रविशंकर के बारे में, जो कौन थे? सितार वादक थे, ठीक है। तो इनके गुरु के बारे में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। अलाउद्दीन खान जो थे वो इनके गुरु थे। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे जैसे स्टार्ट करते हैं कि जो भारत के प्रमुख सितार वादक हैं वो कौन है? पंडित रविशंकर। इनको बहुत सारे प्राइजेस भी मिल चुके हैं। देखो, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 1920 में कहाँ पे हुआ था? वाराणसी में, ठीक है। उसके बाद 1999 में ये इन्हें क्या मिला था? ये भारत रत्न भी पा चुके हैं, ठीक। इनके गुरु जो थे वो कौन थे? अलाउद्दीन खान थे। कौन थे? अलाउद्दीन खान, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके अलावा इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार, साथ ही ग्रैमी और बहुत सारे अन्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। उसके अलावा और देखते हैं इनके बारे में क्या सही है कि 1986 से 1992 तक ये राज्यसभा के
सदस्य भी रहे हैं, जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं 12 मेंबर्स को, उनमें से भी ये एक रहे। कब थे? 1986 से 1992 तक। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले कि क्या क्या मिला, देख लेते हैं। कि ये इनका जो जन्म हुआ था वाराणसी में हुआ था, भारत रत्न इन्हें 1999 में मिला। गुरु इनके कौन थे? उस्ताद अलाउद्दीन खान थे। साथ ही इनमें इनको बहुत सारे पुरस्कार जैसे मैग्सेसे, ग्रैमी, ये सब मिल चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि त्र्यंबकेश्वर जो है वो किस नदी का उद्गम स्थान है? कौन सा नदी का उद्गम स्थान इनमें से है त्र्यंबकेश्वर? ठीक है, पहला जो है वो ताप्ती है, या फिर गोदावरी है, या महानदी है, या राबी है, इनमें से कौन सा है? तो देखो, ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। गोदावरी जो है वो उद्गम स्थल है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर जो है वो उद्गम स्थल है किसका? गोदावरी का। आगे और भी देखते हैं हम। देखिए, ताप्ती का कहाँ पे है? अगर आपसे कोई पूछता है, नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि ताप्ती का उद्गम स्थल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। ये मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है ताप्ती। अच्छा, किस साइड पे गिरती है ये बताइए जरा। अरविंद सागर में गिरती है या बे ऑफ बंगाल में जाती है ताप्ती, है ना। नेक्स्ट है कि गोदावरी जो है वो कहाँ पे है? ये नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। कहाँ से? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है आपकी गोदावरी। ठीक, नेक्स्ट है कि महानदी जो है वो कहाँ से निकलती है? तो सिहावा से। और ये कहाँ पे है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि महानदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। नेक्स्ट है ये राबी नदी, ये कहाँ से निकलती है? तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से निकलती है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि राबी नदी कहाँ से? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम फूड दैट वी ईट इज स्टोर इन आवर बॉडी? जो भोजन हम ग्रहण करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संग्रहित की जाती हैं या होती हैं? तो क्या ये ग्लूकोज के फॉर्म में हम स्टोर करते हैं, माल्टोज के फॉर्म में, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या स्टार्च? देखिए, स्टार्च के फॉर्म में ना ये प्लांट्स करते हैं, है ना। एनिमल्स में या हम लोगों में, ह्यूमंस में क्या होता है? ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। और कहाँ पे होता है? हमारी लिवर में होता है ना। तो ये ग्लाइकोजन जो है एग्जैक्ट है। अगर आपसे नेक्स्ट टाइम पूछे कि प्लांट में किस फॉर्म में होता है, तो आप बताएंगे स्टार्च के फॉर्म में होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज गॉट ऑफ इट्स काइंड स्टेट लेबल बर्ड एटलस इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपने तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? तो ये कौन सा राज्य है? ये है आपका केरला। ठीक है, केरला ऑप्शन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसका स्टैटिक पार्ट देखते हैं, जैसे इसकी राजधानी क्या है, राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है। तो राजधानी क्या है? ये है त्रिवनपुरम। और केरला के राज्यपाल कौन है? अरसिप मोहम्मद खान। ये करंट डेटा है। ठीक है, केरला के जो या केरल के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? पिनरई विजयन है। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वाज बुल्ड बाय द रूलर विजयालय इन कावेरी डेल्टा? निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी डेल्टा में शासक विजयालय द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट है तिरूरपुर, दूसरा है मदुरई, तीसरा है त्रिशुपल्ली, या फोर्थ या डी है तंजावुर। जो डायनेस्टी है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में जैसे हमने विजयनगर डायनेस्टी के बारे में देखा कि कहाँ पे था, कौन उसकी स्थापना कर पाया था, कौन सी नदी के किनारे है ना। तो वैसे ये भी है, जैसे चोलास डायनेस्टी की स्थापना विजयालय चोला ने करवाई थी। और इसकी जो राजधानी ये पूछा ना, तो तंजौर है ना। और ये कौन से नदी के किनारे पे है? तो ये कावेरी नदी के किनारे पे है, जो कि क्या कहते हैं, डेल्टा बनाती है। और साथ ही इसमें देखेंगे ना कि इनको ना नर केसरी की उपाधि भी मिली थी। विजयालय ने नर केसरी की उपाधि धारण की। और साथ ही ये जो है निशुंभ सूदनी मंदिर का भी निर्माण करवाया। अच्छा, आप मुझे बताएंगे कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने कराई और कौन सी नदी
पे स्थित है, और साथ ही आप बताएंगे कि राजधानी क्या है ना। तो राजधानी उसकी क्या थी, हम्पी थी। कौन सी नदी के किनारे है, तुंगभद्रा नदी के किनारे है। किसने उसकी स्थापना करवाई, तो हरिहर बुक्का ने करवाई। ठीक है, मैंने बता दिया, वैसे आपको आता था तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है आपका, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। राइट टू वोट, राइट टू इक्वलिटी, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट टू वोट जो है ना, ये कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, बाकी राइट टू इक्वलिटी, फ्रीडम एंड ये राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन लेते हैं। देखो, जैसे कि समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार ये 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23 से 24 तक है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 तक है। नेक्स्ट है कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 से 30 तक है ना। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये किस में है, 32 में है, जिसे हम क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा भी बोलते हैं। और जो अभी आपने देखा ना कि वोटिंग राइट, वो कौन सा अधिकार है, तो ये संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जिसका उल्लेख जो है वो अनुच्छेद कौन से में हुआ है, 326 में हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि किस में हुआ है, 326 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का। पहला है टू कंट्रोल द मनी सप्लाई टू कंट्री, मनी सप्लाई करना, या टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट लेना, या फिर टू एक्ट एज अ बैंकर टू गवर्नमेंट, बैंकर बनना गवर्नमेंट का, या फिर इट इशू द करेंसी ऑफ कंट्री। तो जो सेंट्रल बैंक है ना, वो क्या करता है, वो करेंसी इशू नहीं करता है, बाकी ये तीनों ही काम करता है, कंट्रोल भी करता है, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट, और बैंकर है गवर्नमेंट का। बट ये जो है वो क्या नहीं करता, ये इशू नहीं करता है क्या, करेंसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डैश टू टाइम। मतलब जो डिस्टेंस आप कवर करते हैं वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या सॉरी डबल प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली है, या इक्वली प्रोपोर्शनल है। तो क्या है, ये होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना आप डिस्टेंस कवर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको टाइम देना होगा, है ना। डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो नॉलेज ऑफ आईसीटीज़ है, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। उसमें आप देखिएगा कि आप कितना स्कोर कर पाते हैं आउट ऑफ 15। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, साथ में रीजनिंग की मैं बात कर लूँ तो रीजनिंग का जो प्रैक्टिस सेट है वो अभी मैं नहीं करा रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं रीजनिंग का भी बनाऊँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ F11 इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर में F11 का उपयोग हम किस लिए करते हैं, टू रिफ्रेश करने के लिए, या फिर टू टेक स्क्रीनशॉट, या टू चेंज सर्च इंजन, या डॉगल फुल स्क्रीन, टॉगल फुल स्क्रीन। तो किसके लिए हम यूज़ करते हैं F11 इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना वो बिल्कुल सही है। इसमें हम F11 का यूज़ किस लिए करते हैं, तो इसको फुल स्क्रीन में लाने के लिए हम F11 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, VIOP इन कंप्यूटर साइंस स्टैंड फॉर। VIOP का क्या है फुल फॉर्म। पहला जो है वो क्या है कि वर्चुअल ओवर आइडेंटिफायर प्रोटोकॉल, या फिर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, या वॉइस ओवर इंटरफेस प्रोटोकॉल, या वॉइस ओवर इंस्ट्रक्शनल प्रोटोकॉल। इनमें से कौन सा आपको करेक्ट लगता है, क्या लग रहा है आपको कौन सा सही होगा, ABCD। ठीक है, तो इनमें से जो आपका बी ऑप्शन है ना,
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, मैंने ना कंप्यूटर का एब्रीविएशन का पूरा जो वीडियो है ए से लेकर जेड तक मैंने उसमें पूरा करवाया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको चेकआउट एक बार ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि वहाँ से एक नंबर कन्फर्म है, वहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक, तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे कि व्हाट डज HLL स्टैंड फॉर इन कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग में HLL का क्या फुल फॉर्म है? हाइपर लेवल लैंग्वेज है फर्स्ट, या फिर हाई लेवल लैंग्वेज है, या हाई लो लैंग्वेज है, या हाई लेवल लिस्ट है, क्या है? तो ये आई होप सबको पता होगा क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फंक्शन की डिस्प्ले द प्रिंट प्रीव्यू। क्या प्रिंट प्रीव्यू इनमें से कौन सा दिखाता है, किस में? ऑफिस में, विंडोज़ ऑफिस में। ठीक है, तो देखते हैं शिफ्ट F2 या Alt प्लस F2 या Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 या फिर कंट्रोल प्लस देते हैं। बाकी सभी का क्या है, तो देखो अगर आपने कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस F2 प्रेस किया है तो क्या होता है, इससे होता है आपका प्रिंट प्रीव्यू। ठीक, जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा वो चीज़ आपको दिखाता है। साथ ही Alt प्लस कंट्रोल प्लस F2 दबाने पर जो क्या होगा कि जो आपका डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। उसके अलावा अगर Alt प्लस F2 आप प्रेस कर रहे हो तो क्या होता है कि जो आपने फाइल सेव करी है वो फिर से सेव हो जाती है, वो पुनः सेव हो जाती है। ठीक, साथ ही अगर शिफ्ट प्लस F2 करते हैं आप तो क्या होगा, कॉपी हो जाता है टेक्स्ट। जो टेक्स्ट आपने लिखा है ना वो कॉपी करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F2 प्रेस कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन आते ही हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा। तो कौन सा ऑप्शन में इनमें से करेक्ट है? ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, कंट्रोल प्लस F2। इससे क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989। इनमें से किसने वर्ल्ड वाइड वेब बनाया था? पहला जो है वो स्टीव वेंजोनेक है, या चार्ल्स वेबेज, या टिम वर्नर्स ली है, या विल गेट्स है? किसने बनाया था? क्या WWW किसने बनाया था? तो ये बनाने वाले हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स ली। ठीक है, टिम बर्नर्स ली ने बनाया था कब? तो ये 1989 में बनाया था। और भी देख लेते हैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन कि WW का आविष्कार करने वाले कौन थे? टिम बर्नर्स ली थे। इन्होंने कब किया था? तो 1989 में किया था। और चार्ल्स बेबेज को आप सभी को पता क्या है, क्या कहते हैं इन्हें? कंप्यूटर का जनक कहते हैं या फादर ऑफ कंप्यूटर। विल गेट्स ने क्या किया था? तो इनकी जो कंपनी है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है और इनके जो पार्टनर थे वो कौन थे? पॉल एलन थे। ठीक है, या अध्यक्ष कह सकते हैं। तो ये सब भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट रोल। निम्नलिखित में से किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इनपुट डिवाइसेस में, हार्डवेयर में, या प्रोग्राम डिज़ाइन में, या लॉजिक गेट में? इनमें से कौन सा डाटा स्ट्रक्चर परफॉर्मेंस इज एन इम्पॉर्टेंट रोल? तो जो डाटा स्ट्रक्चर है यानी स्ट्रक्चरिंग करना है ना, यानी स्ट्रक्चरिंग करना यानी कि प्रोग्रामिंग करना, तो ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका कि जो कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का तरीका है, इसे हम डेटा का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा स्ट्रक्चरिंग है ना, ये क्या है? स्टोरिंग का और उसे व्यवस्थित करने का एक तरीका है जिससे हम आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकें। साथ ही प्रोग्राम डिज़ाइन में डेटा स्ट्रक्चर की महत्वपूर्ण भूमिका है, यानी प्रोग्राम को डिज़ाइन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? तो डाटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश परफॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल ब्लॉकिंग टू द प्रोटेक्शन नेटवर्क फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। यानी कि अगर कोई अनऑथराइज्ड
नेटवर्क है वहाँ से कौन है जो ब्लॉक कर देता है? तो फायरवॉल है, प्रॉक्सी सर्वर है, या राउटर है, या पीओआईपी है? इनमें से कौन सा आपको लगता है कि वो आपके नेटवर्क में आने से पहले ही वो उसको ब्लॉक कर देता है? सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, यानी फायरवॉल जो है वो इंटरनेट को सुरक्षित करने की एक प्रणाली है जो आने वाले अकाउंट या ग्रोइंग नेटवर्क ट्रैफिकिंग की निगरानी करता है और तय करता है कि सुरक्षा नियमों में किसी निर्धारित स्तर पर आधारित जो ट्रैफिकिंग है उसे ब्लॉक कर दिया जाए। यानी जो फायरवॉल है ये क्या करता है, यही ब्लॉकिंग का काम करता है। जैसे आप देखते होंगे एंटीवायरस होते हैं, वैसे ही फायरवॉल है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए जो है वो उसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्टैग हॉग जो है वो न्यूज़ में रहा दिसंबर 2019 में, तो वो क्या है? क्या वो मालवेयर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का, या सुपर सोनिक मिसाइल है इसराइल की, या सैटेलाइट है नासा का, या ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट? इनमें से क्या है? तो इनमें से ना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है कि ये मालवेयर है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो हैगोर्स क्या है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है? मालवेयर है। अच्छा, ये मालवेयर क्या करता है? तो ये क्या करता है, जिसमें हैकर जो है ना वो यूज़र का जो आप यूज़ करते हो, जैसे कोई ऐप है तो ऐप का पासवर्ड और दूसरी संवेदनशील जानकारियाँ चुरा सकता है। इसके बारे में पता कौन लगाया था? तो नॉर्वे की एक कंपनी थी जिसने उसका पता लगाया, जो कि एक क्या है, मालवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है डैश इज एन ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड। एक ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज मानक है कौन? डाटा डिफिनीशन लैंग्वेज, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, या क्यूरी लैंग्वेज, या OQL? इनमें से कौन सा एक है जो कि है ऑब्जेक्ट मॉडल लैंग्वेज स्टैंडर्ड? ठीक है, तो कौन सा आपको लग रहा है, ऑप्शन ए या बी या सी या डी? सो OQL जो है ऑप्शन डी वो करेक्ट है, और ये एक ऑब्जेक्ट निर्धारित मॉडल लैंग्वेज है जो कंप्यूटर में आसानी से उपयोग की जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज इन्वॉल्व स्किल फॉर ऑपरेट करने के लिए ICT किस तरीके का स्किल या नॉलेज की ज़रूरत होती है? जैसे बहुत सारे, जैसे देयर नेचर, पोटेंशियल एंड द वे ऑफ यूजिंग देम फॉर अकम्प्लिशिंग इंस्ट्रक्शनल टास्क। ये सब टास्क परफॉर्म करने के लिए किस तरीके की नॉलेज आपको चाहिए? टेक्नोलॉजिकल की नॉलेज चाहिए, या कंटेंट की नॉलेज चाहिए, पेडिग्री कंटेंट की नॉलेज चाहिए, या पेडिग्री की नॉलेज चाहिए? इनमें से कौन सा करेक्ट है? टेक्नोलॉजी, कंटेंट, पेडिग्री, या पेडिग्री की नॉलेज और कंटेंट दो? सो अगर आप इनमें से देखें तो एग्जैक्ट क्या होगा, ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट है। क्यों? क्योंकि देखिए टेक्निकल नॉलेज जो है वो तो कंपनीज में हम यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज है ना। और कंटेंट का सिर्फ नॉलेज होना सही नहीं है कि आपको बस विषय वस्तु के बारे में पता हो, आपको बच्चों को कैसे पढ़ाना है इसका भी नॉलेज होना चाहिए। यानी कंटेंट का तो होना ही चाहिए, साथ में पेडिग्री का भी आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। इसलिए ऑप्शन सी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ICT का टूल नहीं है? ओवरहेडेड प्रोजेक्ट, या टेलीविज़न, या न्यूज़पेपर, या सोशल मीडिया? इनमें से कौन सा नहीं है? तो आप देखिए ओवरहेडेड प्रोजेक्ट बिल्कुल यूज़, हम प्रोजेक्टर का तो यूज़ ही करते हैं ICT में। टेलीविज़न का भी हम यूज़ करते हैं। अभी जल्द ही बहुत सारे ऐसे चैनल्स लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिससे आप घर बैठे पढ़ सकते हैं, है ना। उनमें से कुछ है जैसे स्वयं नाम का एक लॉन्च किया गया है, ठीक। और सोशल मीडिया बिल्कुल ICT में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन हम न्यूज़पेपर, ये ICT का जो है वो पार्ट नहीं है ना, ICT का टूल नहीं है। न्यूज़पेपर जो है वो ICT का कहाँ से हो सकता है? वो तो ऑडियो विजुअल एड है ना, और न्यूज़पेपर आपका ऑडियो विजुअल एड नहीं है। तो ऑप्शन जो है सी जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉलिसी ऑफ ICT इन स्कूल एजुकेशन 2012 हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ ICT इंफ्रास्ट्रक्चर आर देयर? कितने तरीके के या कितनी कैटेगरीज बनाई है ICT के इंफ्रास्ट्रक्चर में?
पहला क्या है, 5, 4, 6 या 2, इनमें से कौन सा सही है? सो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि आईसीटी का जो यूज़ है ना, ये युवाओं को एक ज्ञान समाज में स्थापित करना और पोषण और विकास में रचनात्मक रूप में भाग लेना, ये सब की तैयारी कराने के लिए, या सर्वांगीण विकास जो है, सामाजिक आर्थिक विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए ये कैबिनेट ने कब इसको लॉन्च किया था, तो 2012 में इसकी मंजूरी दी और इसे राष्ट्रीय नीति में मंजूरी मिली। और उसके अलावा हम देखेंगे इसमें पूछा कि कितने पार्ट है ना, तो इसमें मेनली 2 पार्ट हैं। ये जो है फर्स्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड क्या है, डिजिटल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, यही पूछा गया है कि कितने पार्ट्स हैं, तो 2 पार्ट्स हैं। और ध्यान रखिएगा ये 2012 में जो है इसको मंजूरी मिली है। और इससे क्या करना है कि सर्वांगीण विकास बच्चे का कराना है। और यह नीति इस विश्वास पर निहित है कि आईसीटी में लोगों के जीवन को बदलने की शक्ति है, और ये 2 श्रेणियों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीटी प्रमोट्स एंड डैश एंड स्किल, कौन सा इसमें से प्रमोट करता है स्किल्स को? डिबेटिंग एंड एक्सप्लोर स्किल, या कुकिंग एंड ग्रेडिंग स्किल, राइटिंग एंड स्पीकिंग, या हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग स्किल। तो इनमें से कौन? तो बाद में बात तो क्लासरूम में ही कर सकते हैं ना, इससे ऐसे कुकिंग एंड ग्रेडिंग जो है वो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल, हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये बहुत ही ज़्यादा एग्जैक्ट है कि आईसीटी से ना हाई ऑर्डर थिंकिंग एंड रीजनिंग कैपेसिटी बिल्डअप होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने में जो तकनीकी का यूज़ हम करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आईटी बोलते हैं, आईसीटी बोलते हैं। अब इसी में कंफर्म है क्या बोलते हैं? ऑप्शन बी जो है वो एग्जैक्ट करेक्ट है, आईसीटी बोलते हैं। आगे हमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। सूचना प्रौद्योगिकी या संचरण प्रौद्योगिकी, तो ये दोनों ही नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं क्या उसे? आईसीटी। तो होप ये आपने पूरा ही अच्छे से किया होगा और आपको इससे काफ़ी मदद मिली होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद हम करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।